जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब ज्ञान ही शक्ति थी। उस समय शिक्षा और विद्या का महत्व सर्वोपरि था और विद्वानों का सम्मान समाज में सबसे ऊंचा था। एक ऐसा समय जब दूर दूर से विद्वान बुद्धिमत्ता की खोज में इकट्ठा होते थे। वे अपने अपने देशों से लंबी यात्राएं करके आते थे, केवल ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए। ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी, प्राचीन भारत में ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 800 सालों से भी ज्यादा समय तक नालंदा ने बौद्ध अध्ययन के केंद्र के रूप में अपना परचम लहराया। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों और विचारधाराओं का भी अध्ययन होता था। चीन, कोरिया, तिब्बत और भी दूर दूर से छात्र इसके पवित्र हॉल में आते थे। वे यहाँ पर विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने ज्ञान को और भी समृद्ध बनाते थे। वो दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और भी बहुत कुछ सीखने आते थे। यहाँ पर विज्ञान, गणित, साहित्य और कला के विभिन्न पहलुओं का भी गहन अध्ययन होता था। नालंदा मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की खोज का प्रमाण थी। यहाँ पर विद्वानों के बीच गहन चर्चाएं होती थीं, जिससे नए नए विचार और सिद्धांत उत्पन्न होते थे। इसका पुस्तकालय धर्मगंज प्राचीन ग्रंथों का खजाना था। यह पुस्तकालय 3 विशाल इमारतों में फैला हुआ था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थीं। विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां इसकी अलमारियों को भर देती थीं। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं में लिखी गई पांडुलिपियां भी उपलब्ध थीं, जो विद्वानों के लिए एक अमूल्य संसाधन थी। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो ज्ञानोदय का प्रतीक थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां पर विद्या, संस्कृति और सभ्यता का संगम होता था और जहां पर हर कोई ज्ञान की रोशनी से आलोकित होता था। आज के बिहार भारत में भव्य नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन 12वीं शताब्दी में इसका शांतिपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो गया। बख्तियार खिलजी नाम का एक तुर्क सेनापति अपनी सेनाओं के साथ नालंदा की ओर बढ़ा। खिलजी अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वो मोहम्मद गौरी की सेना में एक सेनापति था। उसका मकसद दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना था। खिलजी विजय और लूटपाट की इच्छा से प्रेरित था। उसने भारत की संपत्ति को शक्ति की कुंजी के रूप में देखा। 12वीं शताब्दी में भारत विविध राज्यों और धर्मों की भूमि थी। इस समय भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं थीं। ये राज्य एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, लेकिन अक्सर उनके बीच संघर्ष भी होते थे। इस्लामी शासन के तहत दिल्ली सल्तनत अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। सल्तनत ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। इस विस्तार ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और कई स्थानीय शासकों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। इसके कारण मौजूदा भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष हुआ, जिनमें से कई हिंदू थे। इन संघर्षों ने न केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव भी बढ़ा दिए। हिंदू राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत के खिलाफ कई युद्ध लड़े। बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा खुद को इस शक्ति संघर्ष में फंसा हुआ पाया। नालंदा विश्वविद्यालय, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था, इस राजनीतिक उथल पुथल से अछूता नहीं रह सका। खिलजी ने नालंदा को क्यों निशाना बनाया, इसके अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि यह धार्मिक असहिष्णुता का परिणाम था, जबकि अन्य इसे राजनीतिक और आर्थिक कारणों से जोड़ते हैं। खिलजी के हमले ने नालंदा के विद्वानों और छात्रों को गहरे सदमे में डाल दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शिक्षा के केंद्रों को खत्म करने की उसकी रणनीति का हिस्सा था। नालंदा जैसे संस्थानों का विनाश भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के पतन का प्रतीक बन गया। इसने बौद्ध शिक्षा और संस्कृति को गहरा आघात पहुंचाया। दूसरों का तर्क है कि उसने नालंदा के धन को लूटपाट के लक्ष्य के रूप में देखा। नालंदा में संचित धन और बहुमूल्य पांडुलिपियां खिलजी के सैनिकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य थीं। इस लूटपाट ने नालंदा की शैक्षिक और सांस्कृतिक धरोहर को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। नालंदा का विनाश संस्कृतियों और विचारधाराओं के दुखद संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों ने भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर को प्रभावित किया। नालंदा का पतन एक युग के अंत का प्रतीक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1193 ईस्वी में नालंदा में जो हुआ, वह असहिष्णुता की विनाशकारी शक्ति की भयानक याद दिलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था, एक दिन में ही ध्वस्त हो गया।
जब खिलजी की सेना नालंदा पहुंची तो उनका प्रतिरोध हुआ। यह प्रतिरोध केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह विद्वानों की मानसिक और सांस्कृतिक शक्ति का भी था। नालंदा के विद्वानों ने, यद्यपि योद्धा नहीं थे, अपनी प्यारी संस्था की रक्षा करने की कोशिश की। वे जानते थे कि यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का एक केंद्र था। लेकिन वे खिलजी की सेना के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। खिलजी की सेना ने नालंदा के विद्वानों को बेरहमी से कुचल दिया और विश्वविद्यालय की दीवारों को तोड़ दिया। आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। नालंदा के भव्य भवन, जो कभी विद्वानों और छात्रों से भरे रहते थे, अब खंडहर में बदल गए थे। एक बार का भव्य पुस्तकालय धर्मगंज आग की लपटों में घिर गया था। यह पुस्तकालय, जिसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, अब जलकर राख हो गया। आग ने अनगिनत कीमती पांडुलिपियों को खा लिया, सदियों के ज्ञान को राख में बदल दिया। यह आग केवल पुस्तकों को नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी नष्ट कर रही थी। विनाश इतना पूरा हुआ कि कहा जाता है कि आग महीनों तक जलती रही। यह आग न केवल नालंदा के भौतिक ढांचे को, बल्कि उसकी आत्मा को भी जलाकर राख कर रही थी। हवा धुएं और जलते हुए मांस और चर्मपत्र की दुर्गंध से भर गई थी। यह दुर्गंध नालंदा के विनाश की गवाही दे रही थी। नालंदा, जो कभी ज्ञान का प्रकाश स्तंभ थी, धूम्रपान करने वाले खंडहर में सिमट कर रह गई थी। ये खंडहर आज भी हमें याद दिलाते हैं कि असहिष्णुता और हिंसा का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। नालंदा का विनाश केवल एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, बल्कि यह मानवता के ज्ञान और संस्कृति का भी विनाश था। भाग 5, राख का बसना, तत्काल परिणाम और हानि। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी। हजारों भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार किया गया। जो बच गए वे भाग गए और उस भयानक दिन की दर्दनाक यादें अपने साथ ले गए। सीखने का एक बार जीवंत केंद्र शांत हो गया। खंडहरों के बीच केवल ज्ञान के भूत ही रह गए। तत्काल प्रभाव ज्ञान और विद्वता का विनाशकारी नुकसान था। नालंदा में पुस्तकालय का विनाश दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। अनगिनत प्राचीन ग्रंथ, कुछ सदियों पुराने, हमेशा के लिए खो गए थे। भाग 6, एक गरीब दुनिया, ज्ञान पर दीर्घकालिक प्रभाव। नालंदा के विनाश का भारत में शिक्षा और संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने इस क्षेत्र में बौद्ध शिक्षा के पतन के दौर को चिह्नित किया। इतने सारे विद्वानों और ग्रंथों के नुकसान ने एक ऐसी शून्यता पैदा कर दी जिसे भरना मुश्किल था। नालंदा का विनाश हमें याद दिलाता है कि ज्ञान नाजुक है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। ये विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सहिष्णुता और समझ के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। भाग 7, अतीत की गूंज। नालंदा को याद करते हुए, समय बीतने के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय की स्मृति जीवित है। इसके खंडहर, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, इसके पूर्व गौरव के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे अज्ञानता और असहिष्णुता की विनाशकारी शक्ति की एक गंभीर याद दिलाते हैं। आज नालंदा की भावना को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राचीन संस्थान के स्थल के पास एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अपने पूर्ववर्ती की भावना को फिर से प्राप्त करना और क्रॉस सांस्कृतिक संवाद और समझ को बढ़ावा देना है। भाग 8, खंडहर से सबक, ज्ञान और सहिष्णुता का महत्व। नालंदा की कहानी आज हमारे लिए महत्वपूर्ण सबक रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान अनमोल है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। यह असहिष्णुता और अतिवाद के खतरों पर भी प्रकाश डालता है। नालंदा को याद करके हम ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां ज्ञान का उत्सव मनाया जाता है और मतभेदों का सम्मान किया जाता है। आइए हम ज्ञान, सहिष्णुता और समझ को अपनाकर नालंदा की स्मृति का सम्मान करें। आइए हम एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाएं। भाग 9, निष्कर्ष, नालंदा, हानि और आशा की कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बहुत बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक क्षति थी। फिर भी इस तरह के विनाश के बावजूद आशा है। नालंदा के खंडहर हमें ज्ञान की शक्ति और अपनी साझी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाते हैं। नालंदा की कहानी हमें ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करे जहां ज्ञान प्रबल हो और शांति सर्वोच्च हो।